आज मेरे कॉलम का उन्वान है सेनेटर काकड़ का कत्ल क्यों ज़रूरी था। मुल्क की सियासी सूरत हाल में एक बहुत बड़ा सान्या गुजर गया। कहने को तो ये भी कहा जा सकता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद ये दूसरा बड़ा सान्या है, मगर अब मामलात बदलते दिनों के साथ गंभीर से गंभीरतर होते जा रहे हैं। मोहतरमा की शहादत को सियासी तहरीक बनाने और सियासत में मखसूस ग्रोह की मुदाखलत को रोकने जैसे सुनहरी मौके को उनके अपने शौहर और पार्टी की मौका परस्ती के सबब इतनी बड़ी कुर्बानी को ज़ाया कर दिया गया। मगर ऐसा शायद काकड़ साहब की शहादत के बाद मुमकिन ना हो। झगड़ा तो चलेगा, लेकिन इस कत्ल के बाद जो इस्टेब्लिशमेंट ने करना है वो हमारा असल मौजू होगा। कातिलों ने, जिन्हें पूरा पाकिस्तान जानता है, बहुत ही नफासत के साथ ये कत्ल किया, जिसमें पकड़ाई देना मुश्किल होगा। इस मौके पर मुझे उमर अजहर खान के कत्ल की वारदात से मुमासलत याद आती है, जिन्हें उनकी अपनी रहायशगाह में कत्ल करने के बाद फांसी के फंदे से लटका दिया गया था और फिर कोई ट्रेस छोड़ा नहीं गया। यहाँ भी तमाम तर शवाहिद के बायस सेनेटर को उनके घर के ड्राइंग रूम में सर पर कारी वार करके तड़पता हुआ छोड़ गए और किसी को काफ़ी देर तक पता ना रहा कि अंदर क्या हो गया। ये भी कहा गया कि उनके बाथरूम में नल की टूटी सर पर लगने से गहरा घाव हुआ, जिसके बायस वो वहीं गिर पड़े और बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से इंतकाल हो गया। मगर सवाल ये पैदा होता है कि उनके ज़ख्मी होने की खबर को क्यों खुफिया रखा गया। वो 3 दिन तक हस्पताल कराची भी शिफ्ट करके अस्पताल में रहे, लेकिन फिर भी खबर खुफिया रही। दोयम, वो अपने ड्राइंग रूम के कारपेट पर ज़ख्मी हालत में थे, तो फिर ये नलका कहाँ से आ गया। सेनेटर काकड़ ने मोहतरमा शहीद की तरह पेशगी इत्तला दी थी कि उनको जानी नुकसान पहुँचाया जाएगा। इस सिलसिले में उन्होंने सेनेट के पूरे ऐवान को गवाह बनाकर कहा था कि उनको और उनके बच्चों व ख़ानदान को नुकसान पहुँचाने की धमकियाँ दी जा रही है। अगर उनको या उनके ख़ानदान को नुकसान पहुँचा तो इंटेलिजेंस के 2 इदारे ज़िम्मेदार होंगे। उन्होंने इदारों का नाम तो नहीं लिया, लेकिन हर शख्स जानता है इंटेलिजेंस के इन दोनों इदारों का ताल्लुक़ मिलिट्री से है। धमकियों में ये भी शामिल था कि वो हुकूक, जमहूरियत, कौमों के हुकूक और हक़ खुद इख्तियारी के बारे में बात नहीं करेंगे और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात न किया करें। पाकिस्तान में अस्पताल और उनका अमला, हुकूमत, ख़ासकर इंटेलिजेंस एजेंसियों की मातहती में किस तरह काम करते हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से भी होता है कि अस्पताल वालों ने जल्दबाजी में पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करके कह दिया कि मौत ब्रेन हैमरेज यानी दिमागी शरियान के फटने से हुई है, और इसके साथ बहुत सारी बातें भी पोशीदा कर दी गई। पाकिस्तान के अवाम किसी सूरत में उनकी मौत को तबई मौत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। सब पर वाज़ेह है कि जब से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के तवस्सुत से हुकूमत पर काबिज़ हुई है, उस वक्त से तवातुर के साथ अहम शख्सियात, या यूँ कहिए कि जो भी फ़ौज के बारे में खुलकर बात करता है, उनको पुरइसरार तौर पर कत्ल कर दिया जाता है और बहुत वाज़ेह पैगाम दिया जाता है कि मिलिट्री किसी किस्म की तनकीद या उसके राज फाश करने या उसके बारे में कोई गलत फ़ैसला करने वालों को जानी नुकसान पहुंचाएगी। मिसाल के तौर पर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वक़ार सेठ को, जिन्होंने साबिक़ सदर जनरल मुशर्रफ को गद्दारी के मुकदमे में 1 से ज़ायद बार फांसी देने की सज़ाएं सुनाई, तो अस्करी इस्टेब्लिशमेंट के लिए गुस्से और इंतकाम का सबब बना। फिर दुनिया ने देखा कि वो किसी और मर्ज़ में अस्पताल में दाखिल थे, वहीं उनको मौत से हमकिनार करने के लिए ऐलान कर दिया गया कि वो कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। इस तरह ना पोस्टमार्टम होता है, न किसी को मैयत के करीब आने दिया जाता है। उनका तो कसूर ये था कि उन्होंने फ़ौज के साबिक़ सरबराह को सज़ाए मौत की सुनाई और उसको मुल्क का गद्दार करार दिया। ये फ़ौज को बर्दाश्त न था। इसी तरह नवाज़ शरीफ को फ़ौज के दबाव के बायस लंबी सज़ा सुनाने वाले जज अरशद मलिक ने जब राज खोला कि उन्होंने फ़ौज और अदलिया के दबाव के बायस
نواز شریف کو سزا دی تو پھر ان کو بھی اسپتال میں ڈال کر کورونا کے مرض کا سہارا لیا گیا اور وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. سارا راز وہیں دب گیا. ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا جب مولانا خادم حسین رضوی نے دھمکی دی تھی کہ وہ یہ راز کھول دیں گے کہ ان کے دھرنے کے پیچھے کون سے فوجی جرنیل تھے، تو بس فوری طور پر ان کو کورونا کہہ کر اسپتال میں داخل کیا گیا اور اتنی ہی جلدی میں ان کا انتقال ہو گیا، حالانکہ وہ بہت تندرست و مضبوط اعصاب کے مالک تھے. ابصار عالم، مطیع اللہ جان، حامد میر، سلیم شہزاد اور بہت سارے صحافی ایسے واقعات کی مثالیں ہیں جنہیں انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اپنے انتقام کا شکار بنایا. اب لگتا ہے کہ ایک کوئی بڑا سیاسی قدم اٹھانے سے قبل ایک یا دو اہم شخصیات کو بھی نشانہ بنایا جائے گا. یہ بڑا قدم کیا ہے؟ شاید اس کے تجزیے میں ہمیں اس سوال کا جواب بھی مل جائے کہ سینیٹر کو کیوں قتل کیا گیا. کچھ سیاسی رہنماؤں اور تجزیہ دانوں نے اس بڑے قدم کا اشاروں میں ذکر کیا ہے. ابھی حال ہی میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میاں رضا ربانی نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے. بتایا جاتا ہے کہ ایک بڑی شخصیت کو ایک بھاری آئینی ذمہ داری دینے کے لیے آئین میں ترمیم کی جائے گی. اس سلسلے میں تمام سیاسی جماعتوں کو پیغامات پہنچائے گئے ہیں کہ اگر ایسے اقدام کی حمایت نہیں کی گئی تو پھر ملک کو بھاری سیاسی نقصان اٹھانا پڑے گا. یہ سیاسی قدم یہ ہوگا کہ سب مل کر فوج کو سیاست میں آئینی ذمہ داری یا برابر کا حصہ دیں. وہ اس طرح کے صدر مملکت، وزیر اعظم اور آرمی چیف پر مشتمل ایک آئینی کمیٹی ہو جو پارلیمنٹ کے امور کی نگرانی کرے اور ریاستی امور میں نہ صرف تجاویز دے بلکہ فیصلے بھی کرے جنہیں عدالتیں بھی چیلنج نہیں کر سکتی ہیں. یعنی پارلیمنٹ سے بھی بالا تر ادارہ ہو جس کے فیصلوں کی پارلیمنٹ توثیق کرے. برما، جسے میانمار کہتے ہیں، جیسا ماڈل اپنانے کی تیاری ہے، جس کے انعام کے طور پر عمران خان کو اگلے 5 سال کی حکومت دیے جانے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں کوئی ایسی تجویز کی مخالفت کریں گی یا نہیں کریں گی، مگر پارلیمنٹ سے ایسی تجویز منظور کرانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان آوازوں کو دبایا جائے جو فوج کو سیاست میں کسی بھی قسم کا کردار دینے کو تیار نہیں ہے. شاید لندن سے اس کی تصدیق بھی آ جائے. ابھی اور ایسے پراسرار واقعات آئیں گے جن میں لوگ اچانک غائب بھی ہوں گے اور قتل بھی ہوں گے. شکریہ.